हाइड्रोजन की स्टडी के लिए एक बार फिर से हमारे क्लास में सभी लोगों का वेलकम है। हाइड्रोजन के ऊपर ये दूसरा क्लास चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था कि इसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहाँ होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन जो है इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन सकता है। इस क्लास में हमें हाइड्रोजन से रिलेटेड दो मुद्दों पर बात करनी है। एक तो इसका यूज एंड एप्लीकेशन कि हाइड्रोजन का कोई यूज है कि नहीं है, तो क्या है, और इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा जो चीज़ बहुत यूजफुल होता है, हम कहते हैं कि हमें भी इसको बनाने का मेथड बता दीजिए, हम भी जाकर घर पर इसको बनाएंगे। तो हाइड्रोजन के बहुत सारे यूज हैं, सबको तो हम यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे, या फिर ये कहो कि सबको यहाँ पर दिखाना जो है समझदारी नहीं है। जरूरत के अनुसार जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हम देख लेंगे। कुछ यूजेस जो यहाँ पर देख लेने चाहिए, जिनको देखना बहुत ही आसान है, उनकी हम बात कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया बनाते हैं। ये बहुत बड़ा यूज है नाइट्रोजन का, ठीक है ना। इसको अभी देखने में लग रहा है कि नहीं बहुत छोटा सा रिएक्शन, इसमें क्या है तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जब हम नाइट्रोजन की स्टडी करेंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसी तरह से हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करके हम HCl बनाते हैं। इसको बनाने में हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड्स जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था, या कुछ मेटल सॉल्ट्स बोल लो। पिछले क्लास में हमने कॉपर ऑक्साइड देखा था। इसका रिएक्शन जब हम कॉपर के साथ हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन खुद ले लेता है और कॉपर मेटल को फ्री कर देता है। इसमें हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ भी रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ भी रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ भी रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ इसने क्लोरीन को रिड्यूस किया, यहाँ इसने हाइड्रोजन को रिड्यूस किया, और यहाँ इसने इस कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में रिड्यूस कर दिया। फ्री कॉपर हमें मिल गया। तो कुछ और भी मेटल्स हैं जिनको हम जो है मेटल साल्ट में से मेटल को फ्री करने के लिए हाइड्रोजन की मदद लेंगे। वहां पर जरूरत पड़ने पर जहां जैसे जैसे जरूरत होगी वहां पर हम दिखाएंगे। ओके, सब मेटल सॉल्ट एक ही जगह लिख देने से कोई बहुत ज्यादा काम नहीं बन जाएगा, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कि मेटल सॉल्ट्स को हाइड्रोजन की मदद से रिड्यूस करके फ्री मेटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आइडिया अपने दिमाग के अंदर बना लेना है। अगर कहीं ऐसा रिएक्शन दोबारा मिलेगा तो बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ये क्या हो गया। हाइड्रोजन आराम से ये काम कर सकता है, ठीक है। और मेटल्स के साथ रिएक्शन करा के हम मेटल हाइड्राइड बना सकते हैं, लाइक सोडियम हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड्स में जो है काफी यूजफुल कंपाउंड्स हैं, इनको बनाने में भी हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं। इन सब रिएक्शंस को हमने इसलिए बता दिया क्योंकि अभी पिछले क्लास में तुमने इन सब रिएक्शंस को देखा है, तो इन्हें समझने में याद रखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसीलिए बता दिया। और भी बहुत सारे इसी तरह के रिएक्शंस हैं जिनको हम समय समय पर देखते रहेंगे। दो और एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोजन के। एक तो हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है, ठीक है। इसका यूज हम एनर्जी बनाने के लिए कर सकते हैं। वो एनर्जी थर्मल एनर्जी मतलब हीट भी हो सकता है, जैसे घरों में खाना बनाने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ती है। थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी की मदद से ही हम अपने व्हीकल्स, गाड़ी, मोटर, कार, बस ये सब चलाते हैं, वहां भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम भी है, हम अभी देखेंगे क्या है। और दूसरा यूज है इसका एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च। इन दोनों का थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कशन चलो करते हैं। पहले ये टॉर्च की ही बात कर लेते हैं, बाद में फ्यूल वाले की बात करेंगे। तो ये वेल्डिंग सब लोग जानते हो, मेटल के दो पीसेज को आपस में जोड़ने के लिए हम वेल्डिंग का यूज करते हैं। जैसे हमारे घरों में लोहे के दरवाजे होते हैं, लोहे की खिड़कियां होती हैं, तो कैसे बनाते हैं, लोहे से बने हुए छोटे छोटे रॉड्स को आपस में जोड़ करके तरह तरह का डिजाइन बना लेते हैं, उसी दरवाजा खिड़की सब बन तक बन के तैयार हो जाता है। तो वेल्डिंग में हम हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, जिससे मेटल जो है पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। और मेटल के पिघले हुए मेटल के दो टुकड़ों में उन पिघले हुए हिस्सों को जब हम आपस में चिपकाते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, वो ठंडा होगा तो फिर से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है।
वो लोग फ्रीज हो जाता है, ठीक, मेटल के दोनों टुकड़े जो है आपस में जुड़ जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि हमें वेल्डिंग करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, और वो हाई टेम्परेचर हम वेल्डिंग में पाने की कोशिश करते हैं अलग अलग मेथड से। तो जो नॉर्मल वेल्डिंग वाले मेथड्स होते हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का यूज करके, ठीक है, वेल्डिंग कर लेते हैं, कहीं कहीं हम कुछ गैसेस को जला करके वेल्डिंग कर लेते हैं। नॉर्मल वेल्डिंग मेथड्स जो है कुछ जगह फेल हो जाते हैं, कुछ मेटल्स को जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च का यूज करते हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी जो है बहुत ज्यादा है, मोर देन 400 किलो जूल्स, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं याद है लेकिन बहुत ज्यादा है, बस तुम लोग भी यही समझो। किसी भी सिंगल बॉन्ड को तोड़ने पर उतनी एनर्जी नहीं मिलती है जितना कि, सॉरी, किसी भी सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती है जितना कि इसको तोड़ने के लिए खर्च करना पड़ता है। इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत मजबूत बॉन्ड माना जाता है, ये आसानी से टूटता नहीं है। तो इसको तोड़ना जो है नॉर्मली काफी मुश्किल है, ठीक है। जब ये टूटेगा तो दो हाइड्रोजन के एटम्स बनेंगे, ये मॉलिक्यूल है, दोनों एटम्स हो गए, ये एटम्स फिर से वापस कंबाइन होंगे क्योंकि दोनों स्टेबल तो है नहीं, कंबाइन होकर के फिर से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसको तोड़ेंगे तो एनर्जी खर्च होगी, इसको जब वापस कंबाइन करेंगे या जब ये वापस कंबाइन होंगे तो एनर्जी हमें फिर से मिलेगी। तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मदद लेकर के इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, हाइड्रोजन बना, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाया तो ये बॉन्ड टूट गया, और हम अब इनको कुछ करना नहीं, अपने आप ये जुड़ जाएंगे। हम क्या करेंगे, अपने आप ये जुड़ जाएंगे, फिर से बॉन्ड बन जाएगा और हमें एनर्जी वापस मिलेगी, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बल्कि थर्मल एनर्जी मिलेगी, हीट। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, अराउंड 4000 केल्विन, और इस टेम्परेचर पर हम मेटल्स को आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। जिन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊंचा है, जिनको पिघलाना बहुत मुश्किल है, उनके लिए इस टॉर्च का यूज करते हैं। करते क्या है, बहुत ही सिंपल सा असेंबली बना लेते हैं कि हमें मेटल के जिन दोनों टुकड़ों को चिपकाना है, मान लो मेटल का एक टुकड़ा ये है, मेटल का दूसरा टुकड़ा ये है, दोनों को चिपकाना है, तो हम यहाँ पर एक कुछ पाइप वाइप लगा कर अपना इसी में हाइड्रोजन गैस हम भेजेंगे, ठीक, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, एक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड, और इनको ले जा करके बैटरी के प्लस और माइनस टर्मिनल से जोड़ देंगे। स्पार्किंग होगी, आर्क बनेगा, इलेक्ट्रिक आर्क, और हाई एनर्जी की वजह से, ज्यादा एनर्जी यहाँ बनता है, ज्यादा टेम्परेचर यहाँ बनता है, उसकी मदद से बॉन्ड टूट जाएगा और दो हाइड्रोजन के हमें एटम्स जो है मिलेंगे। वो एटम्स फिर से इसी जगह कंबाइन भी हो जाएंगे, और इसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, और मेटल के ये जो पीसेज है इनका ये वाला एज मेल्ट होगा और आपस में चिपक जाएगा, और दोनों टुकड़े एक साथ हो जाएंगे। तो ये है वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग टॉर्च। इसमें हम यूज क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे का कि इस बॉन्ड का एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी जो इस बॉन्ड के लिए बहुत ज्यादा है, तोड़ने में बहुत एनर्जी खर्च होगी, और जब वापस बनेगा वो बॉन्ड तो फिर से हमें वही एनर्जी मिलेगी, और उसी से टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसी टेम्परेचर की मदद से हम मेटल पीसेस को आपस में चिपका सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। ये तो हो गया वेल्डिंग। दूसरा हमने कहा था फ्यूल की तरह से हम हाइड्रोजन यूज करेंगे, उसके पीछे क्या स्टोरी है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके पानी बनाते हैं, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, और इसमें भी जो है काफी एनर्जी हमें मिलती है, एनर्जी बोल दो या हीट बोल दो, कुछ भी कह सकते, एनर्जी ले देते हैं। ये एनर्जी अगर रिएक्शन डायरेक्ट कराया है, डायरेक्ट रिएक्शन कराओगे तो हीट के रूप में मिलेगी, जिसको हम फिर से चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपना कुछ मैकेनिज्म लगा करके हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। या फिर ये एनर्जी डायरेक्ट भी अगर हम फ्यूल सेल का यूज करें, फ्यूल सेल तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे या पढ़ भी लिया होगा, तो फ्यूल सेल में
डायरेक्ट इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एनर्जी बनेगा वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ही होगा, या फिर हम जला करके वो हीट बनाए और उस हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके पानी बनाते हैं। ये दो मॉलिक्यूल नहीं, एक मॉलिक्यूल होना चाहिए। पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं, एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हम हीट या इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं जहां जहां पर जैसा जरूरत है। जैसे हम लिक्विड हाइड्रोजन का यूज रॉकेट्स में करते हैं, रॉकेट्स होते हैं जिससे हमारा स्पेसशिप चलता है, तो रॉकेट्स में लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। हाइड्रोजन की मदद से हम जो है अपना बस है, कार है, ये सब चला सकते हैं। हाइड्रोजन की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी बना ही सकते हैं। तो इस एनर्जी के बहुत सारे यूज है, मतलब हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल, फ्यूचर फ्यूल। तो अभी तो काम कर रहा है, लेकिन हम फ्यूचर में हमारी निगाहें हाइड्रोजन पर थोड़ी जोरदार तरीके से लगी हुई है। आज हमारे पास जो सबसे बढ़िया जो एनर्जी का या सबसे ज्यादा एनर्जी का जो सोर्स है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जमीन के नीचे से पेट्रोलियम निकलता है, उससे पेट्रोल डीजल ये सब निकलता है, या फिर कोयले से हम एनर्जी लेते हैं। तो जो भी आज हम एनर्जी ले रहे हैं उसको हम फॉसिल फ्यूल बोले तो ज्यादा बेटर, ठीक है। लाखों सालों से जमीन के नीचे ये सब बन रहे हैं, स्टोर है, और उनको आज हम निकालते हैं, कोयले को निकालते हैं, पेट्रोलियम को निकालते हैं, कोयले को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, पेट्रोलियम को पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं, बना करके यूज करते हैं उससे। ये सब एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, हो सकता है 100 साल चले, 200 साल चले, लेकिन कभी न कभी इनको खत्म होना इनका तय है। तो जिस दिन खत्म हो जाएगा पेट्रोल डीजल, क्या उस दिन पूरी दुनिया रुक जाएगी? नहीं, क्या रुकेगी नहीं। लोग दुनिया को चलाने के लिए दूसरा रास्ता खोज करके लाएंगे। और लोगों की निगाह जो है हाइड्रोजन के ऊपर है कि हाइड्रोजन हमारे लिए फ्यूचर में बहुत बढ़िया फ्यूल साबित हो सकता है। बढ़िया फ्यूल तो आज भी है, ये बढ़िया फ्यूल इन द सेंस कि आज हमारे पास हाइड्रोजन बनाने का कोई बहुत बढ़िया मेथड नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन बनाना जो है बहुत आसान नहीं है। पानी का मॉलिक्यूल है, हमारे आसपास पानी बहुत है, इस धरती पर हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में जनरली नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेचुरली फ्री फॉर्म में हाइड्रोजन का मिलना बहुत मुश्किल है। जो भी हाइड्रोजन मिलता है वो किसी न किसी कंपाउंड, जैसे पानी हो गया, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, तो किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में ही मिलता है। और हमें हाइड्रोजन यहाँ से निकालना होगा, और हाइड्रोजन के कंपाउंड से हाइड्रोजन निकालना, ठीक है, निकालना क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकली निकालना, मतलब थोड़ा जो है कम पैसा खर्च करके ज्यादा हाइड्रोजन निकालना, थोड़ा टेढ़ा वर्ड है, ठीक है। कम पैसा खर्च करके ज्यादा हाइड्रोजन निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो हाइड्रोजन बना लेंगे, लेकिन इस हाइड्रोजन को निकालना बहुत मुश्किल है। जितना एनर्जी यहाँ बनता नहीं है उससे ज्यादा एनर्जी यहाँ खर्च करना पड़ जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर के हो सकता है कि पैसे में हम थोड़ा फायदा कमा भी लें, लेकिन एनर्जी के मामले में हम घाटे में ही ओवरऑल। हम यहाँ पर जो एनर्जी खर्च करेंगे उसका वैल्यू इससे ज्यादा हो जाता है, हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है, तब जाकर के हम पानी से हाइड्रोजन बना पा रहे हैं या फिर किसी दूसरे सोर्स से हाइड्रोजन बना पा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर एनर्जी के टर्म से बात करें तो हमारे पास आज जो भी मेथड्स हैं उन मेथड्स में बहुत एनर्जी खर्च हो रही है, बहुत कॉस्ट खर्च हो रहा है, बहुत पैसा लग रहा है, तब जाके हमें हाइड्रोजन मिल रहा है। हमें ऐसा मेथड चाहिए कि हम बहुत आसानी से हाइड्रोजन बना सके, कम पैसा और कम एनर्जी खर्च करके हम हाइड्रोजन बना सके। और लोगों का निगाह है कि अगर सोलर एनर्जी यूज करके हम ये रिएक्शन कर ले तो धूप तो रोज होती है, सूरज रोज उगता है, सोलर एनर्जी यूज कर ले हमारा काम हो जाएगा। लेकिन सोलर एनर्जी यूज करने के लिए भी हमारे पास कोई प्रॉपर मेथड नहीं, कोई ऐसा मेथड हम खोज नहीं पाए हैं बहुत अच्छा, जिससे सोलर एनर्जी की मदद से हम पानी को तोड़ करके हाइड्रोजन निकाल सके। जिस दिन वो मेथड हो जाएगा उस दिन इस धरती पर एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर सबके यहाँ को बराबर बिजली आएगा, कभी रुकेगा नहीं, बिजली की सप्लाई बराबर बनी रहेगी, और बस चलाना, कार चलाना, ये सब काफी आसान हो जाएगा, मतलब फ्यूल्स आराम से हमें मिलेंगे। तो हाइड्रोजन जो है हमारे लिए बहुत बढ़िया फ्यूल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने कहा था ना प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम यही है कि हाइड्रोजन बनाना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों, ये हाइड्रोजन बनाने में बहुत मुश्किल आती है, ठीक है। मुश्किल क्या आती है कि एनर्जी बड़ा खर्च करना है, तो जितना फायदा नहीं है, 10 रुपए का फायदा हो रहा है और 12 रुपए खर्च करना पड़ रहा है, मतलब 10 रुपए आ रहे हैं और 12 रुपए जा रहे हैं, तो नेट तो हम घाटे में हो गए। तो कुछ वैसा ही घाटा है यहाँ पर। खैर हाइड्रोजन यूजफुल तो है ही, अगर यूजफुल है तो हमें इसको बनाना पड़ेगा,
इसको बनाएंगे कैसे, जो चीज यूजफुल होती है उसको बनाते भी हैं। तो हाइड्रोजन को कैसे बना सकते हैं, कैसे इसका मैन्युफैक्चर होगा, स्पेशली इंडस्ट्रीज में। ठीक है, हम अपने घर में बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है। तो इंडस्ट्रीज में जो है हाइड्रोजन कैसे कैसे बन सकता है, लाइक पानी जो है, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि खर्च ज्यादा एनर्जी होगा, और जो यहाँ पर जो एनर्जी खर्च होगा वो ज्यादा होगा, और मिलने वाला जो हाइड्रोजन है उसका फ्यूल की तरह यूज करें तो एनर्जी कम होगी। खैर छोड़ो, उसकी बात छोड़ो, बनाने पर फोकस करो। तो पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन हमें मिल जाएगा। एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि पानी जब प्योर स्टेट में होता है तो वो पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, प्योर वाटर नहीं चलेगा, इसमें थोड़ा सा एसिड, थोड़ा सा बेस, कुछ न कुछ हमें मिलाना पड़ता है ताकि में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सके। एसिड बेस जो है वो पानी में जाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को इधर उधर ले जाने का काम करते हैं, क्योंकि ये आयंस बना लेते हैं। आयंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी आराम से इधर उधर आ जा सकता है और हमारा काम हो जाता है। दूसरा है कि हम NaCl को पानी में घोल लें, ठीक है, सोल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें हाइड्रोजन मिलेगा। पानी का मॉलिक्यूल जो है इसका रिडक्शन हो जाएगा, हमें हाइड्रोजन मिलेगा। यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल का रिडक्शन भी हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है। रिडक्शन से हाइड्रोजन मिला है, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन मिला है। यहाँ सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। ऑक्सीडेशन इस क्लोराइड का हो रहा है, क्लोराइड से हमें क्लोरीन मिल जाएगा। ठीक है, सोडियम कहा जाएगा, उसी तरह से पढ़ा रहेगा। पानी के मॉलिक्यूल में दो पार्ट है, H एंड OH। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो -1 हो जाएगा। इसी का जो है रिडक्शन हो रहा है, ये हाइड्रोजन +1 से किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, मान लो कि ये H2 में कन्वर्ट हो गया। और जो OH- है ये इसका कुछ नहीं हुआ, ये OH- जो है ये Na+ के साथ मिल जाएगा, पार्टनर्स का चेंज। सोडियम यहाँ क्लोराइड के साथ था, क्लोराइड खत्म हो जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो जाएगा, OH के साथ, और ये हो जाएगा NaOH। तो इस साइड में सोडियम क्लोराइड के साथ था, उस साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया, पानी के मॉलिक्यूल से आया। पानी के मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन मान लो कि इसमें कन्वर्ट होगा, और दूसरा जो OH वाला हाइड्रोजन है वो कुछ नहीं होगा, ऐसा जो है पड़ा रहेगा, वो सोडियम के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलकर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोरीन NaOH बनेगा। रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तुम लोग अपना नॉलेज यूज करके बैलेंस्ड कर लेना इसको। और इस मेथड का यूज जनरली हम NaOH बनाने के लिए करते हैं। ये मेथड जो है इसका यूज जनरली इंडस्ट्रीज में NaOH बनाने के लिए करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन भी मिल रहा है। तो हाइड्रोजन इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट हमारा NaOH होता है, इसी के लिए हम ये सब करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें हाइड्रोजन भी मिल रहा है, क्लोरीन भी मिल रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम पानी का रिडक्शन कर सकते हैं और हाइड्रोजन बना सकते हैं। एक और तरीका है कि हम कोक, ये जो पीने वाला कोक होता है उसकी बात नहीं है, और ये कोक जो है कोयले से मिलता है, कोयले को हम कोक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें कोक मिलता है, उस कोक में ढेर सारा कार्बन होता है, ज्यादातर हिस्सा उसमें कार्बन होता है। कार्बन को हम स्टीम के साथ, हाँ इसमें पानी ही है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं। इसका ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा, वेरी सिंपल, CO+H2। तो यहाँ पे रिडक्शन ही हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके रिडक्शन कर रहे थे। यहाँ रिडक्शन जो है हम कार्बन की मदद से कर रहे हैं, कार्बन ने इसका रिडक्शन कर दिया, रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन ने इसका ऑक्सीजन खुद ले लिया और रिड्यूस करके हाइड्रोजन बना लिया, ये मेथड है। या फिर कहीं हाइड्रोकार्बन्स लाइक मीथेन है, मीथेन को पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर, तो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कार्बन जो है फिर से ऑक्सीजन को ले लेगा, CO+3H2, यहाँ का हाइड्रोजन सब फ्री होकर के हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। तो
तो हम ये हाइड्रोकार्बन्स लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सबसे ये रिएक्शन करा सकते हैं और हमको ये हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये है मेथड्स, ये है कुछ मेथड्स, कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स है और कुछ में हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। और रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, लो टेम्परेचर पर नहीं होता, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तभी रिएक्शन होता है। तो इन सबसे हाइड्रोजन जो है बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन जो आज बनाया जाता है इंडस्ट्रीज में वो हाइड्रोकार्बन से ही बनाया जाता है, बाकी सबसे थोड़ा बहुत ही बनता है। मोर देन 75% हाइड्रोजन जो आता है, मोर देन 75% हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोकार्बन से ही बनता है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन को बनाने के लिए कुछ मेथड। ये हाइड्रोजन एक बड़ा ही यूजफुल कंपाउंड है, तो इसको बनाने के मेथड्स भी हमारे पास होने चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत हाइड्रोजन इधर उधर के रिएक्शंस में, किसी भी रिएक्शन में बन सकता है, मतलब कोई रिएक्शन ऐसा और इनके अलावा और भी रिएक्शंस हो सकते हैं जहां हाइड्रोजन बन सकता है, लेकिन उन सब से हाइड्रोजन बनाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, हमने स्पेशली ऐसे रिएक्शंस का नाम लिया जिससे हम हाइड्रोजन को वास्तव में बनाते हैं, या फिर जिनमें हाइड्रोजन बनता है उस हाइड्रोजन का हम हैवी स्केल पर उसका यूज कर सकते हैं। बाकी छोटे मोटे रिएक्शंस लाइक HCl है, अब HCl में सोडियम मिला तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, लेकिन हम इसका यूज हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि सोडियम वैसे बड़ी मुश्किल से हमें मिलता है और उसका यूज हम हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए करें, तो ये समझदारी नहीं है। तो हाइड्रोजन बहुत सारे रिएक्शंस में बन सकता है, लेकिन हम मैन्युफैक्चर करने का मतलब होता है कि हम ऐसे मेथड्स यूज करेंगे जहां पर इसको हम हाइड्रोजन को थोड़ा कम लागत में बना सके। अब ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन बनाने में हम जो है गोल्ड खर्च करने लगे, हम गोल्ड खर्च करके हाइड्रोजन बनाएंगे तो गोल्ड तो बड़ा महंगा है ना, तो उससे हाइड्रोजन बनाना बेवकूफी है। तो हम ऐसे मेथड्स यूज करते हैं जहां पर कम पैसे में ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए। तो ये है वैसे मेथड्स जिनका यूज करके हम हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन बहुत ही यूजफुल कंपाउंड है, बहुत ही यूजफुल एलिमेंट है। हमने इसका कुछ यूज बताया तुम लोगों को, और यूजफुल है तो इसको बनाने के लिए कुछ मेथड्स भी बताया। तो यहीं पर हाइड्रोजन को हम खत्म करते हैं। हाइड्रोजन के कंपाउंड्स भी हैं, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को भी हमें स्टडी करना है। लाइक हाइड्रोजन का कंपाउंड पानी है, थोड़ा पानी की भी हम बात करेंगे। हाइड्रोजन का कंपाउंड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो इन बातों को अगले क्लास में करेंगे। इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।